नमस्कार दोस्तों, आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करेंगे और महज 10 मिनट में आप लोगों को मैं समझा दूंगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, सरकार इसको लागू करने पर इतना जोर क्यों दे रही है और विपक्ष इतना विरोध क्यों कर रहा है। जो कम्युनिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर जो है बिल पारित किया जाता है तो क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो विधेयक है, बिल है, क्या ये पारित हो पाएगा। क्या भारत में पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। महज 10 मिनट के अंतर्गत आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे बिना किसी भी डाउट के। आप इस वीडियो को सिर्फ अंत तक देखते रहना, क्योंकि एक्चुअली में ये मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, लेकिन लोगों को इसके पीछे की सच्चाई नहीं पता है। तो वो सारी सच्चाई की एक्चुअली में यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या है क्या नहीं है, ये आप लोगों को महज 10 मिनट में पता चल जाएगा। तो बिना किसी टाइम को ज़ाया करते हुए, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है, मैं आप लोगों के लिए सारी चीज़ें समझाना चाहता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी भी देश के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो दो तरीके के कानून चलते हैं। एक होता है आपका क्रिमिनल कानून, एक आपका क्रिमिनल कानून होता है, और दूसरा आपका कानून होता है दोस्तों सिविल कानून। क्रिमिनल कानून के अंतर्गत वो सारे केसेस आते हैं, जैसे हत्या का मामला हो, चोरी का मामला हो, डकैती का मामला हो, मारपीट का मामला हो, 420 का मामला हो। ये सारे के सारे जितने भी आप लोगों के केस हैं, ये क्रिमिनल कानून के अंतर्गत आते हैं, क्रिमिनल कोड के अंतर्गत आते हैं, जिसमें ये जो कानून है भारत के हर नागरिक पर एक जैसा, एक बराबर भी लागू होता है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, चाहे वह किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। ये सारे के सारे जो रूल रेगुलेशन है आईपीसी और सीआरपीसी के, वो सभी व्यक्तियों पर एक समान लागू होते हैं। परंतु जब हम सिविल कोड की बात करते हैं तो सिविल कोड के अंतर्गत ऐसा नहीं होता। सिविल कोड एक अलग तरीके का कानून है, जिसके अंतर्गत कोर्ट इन मामलों में हमेशा सेटलमेंट कराने का काम ज़्यादा करती है। इसमें कौन कौन से मामले आते हैं, जैसे शादी ब्याह वाला मामला हो गया, तो उसमें क्या होता है शादी ब्याह मामले में कि मुस्लिम की जो शादी होगी वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अकॉर्डिंग होगी, हिंदू के अंतर्गत हिंदू मैरिज बोर्ड के अंतर्गत होती है, हिंदू मैरिज जो अधिनियम है उसके आधार पर होती है। वैसे ईसाइयों में अलग होती है। तो इसके अंतर्गत जो मामले आते हैं, संपत्ति का मामला हुआ, बंटवारे का मामला हुआ, जो है आप लोगों के बच्चों को गोद लेने वाला जो मामला हुआ, उसके बाद पति पत्नी का डाइवोर्स हुआ, ये सारे के सारे जो मामले हैं दोस्तों, ये आप लोगों के सिविल कोड के अंतर्गत आते हैं। और कोर्ट इन मामलों में जो डिसीजन देती है वो पर्सनल लॉ के आधार पर जो है देखरेख में इनका डिसीजन लिया जाता है। इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है। और विरोध क्यों किया जा रहा है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आमतौर पर किसी भी देश में दो तरीके के कानून होता है, एक सिविल कानून होता है और एक आप लोगों का कौन सा कानून होता है भाई, एक होता है आपका क्रिमिनल लॉ और एक होता है आपका सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ में मैंने आपको बताया चोरी, लूट, मारपीट, हत्या जैसे आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है। इसमें सभी धर्मों या समुदाय के लिए एक ही तरीके की कोर्ट जो है प्रोसेस और सजा फॉलो करता है। देखिए यही लिखा हुआ है, एक ही प्रावधान हुआ। अब चाहे कत्ल हिंदू ने किया हो, मुसलमान ने किया हो, तो उसमें एक ही तरीके की एफआईआर लिखी जाएगी और एक ही तरीके की उसमें सजा का प्रावधान रहेगा। तो इसमें क्रिमिनल में किसी भी तरीके का क्या किया जाता है, किसी भी तरीके की पार्शलिटी नहीं की जाती। लेकिन जब हम सिविल कोड की बात करते हैं, देखो सिविल कानून में सजा दिलवाने की वजह सेटलमेंट या मुआवजे पर जोर दिया जाता है। यही बात मैंने आपको बताई है। मसलन दो लोगों के बीच में अगर प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है, किसी ने आप पर मानहानि का दावा किया हो, पति पत्नी के बीच में कोई मसला हो, या किसी पब्लिक प्लेस पर प्रॉपर्टी का विवाद हो, ऐसे सारे केस के आते हैं आपके सिविल कोड के अंतर्गत आते हैं। देखिए अब लिखा हुआ है, जो मैंने आपको वही बताया वही लिखा हुआ है कि ऐसे मामलों में जो कोर्ट जो है ना सेटलमेंट कराता है। कैसे सेटलमेंट कराता है, पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलाता है। और सिविल कानून में परंपरा, रीति रिवाज और संस्कृति की खासी भूमिका होती है। यही मैंने बताया कि इन पर अगर डिसीजन देना है तो जो आप लोगों का इसमें लिखा हुआ है कि परंपरा, रीति रिवाज और संस्कृति की इसमें खासी भूमिका रहती है, मतलब पर्सनल लॉ बोर्ड को इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। कैसे, अगर शादी ब्याह और संपत्ति से जुड़ा मामला सिविल कानून के अंतर्गत आता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, भारत में अलग अलग धर्मों में शादी होती है, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में रीति रिवाज अलग होते हैं, संस्कृति और परंपराओं का इसमें खासा महत्व भी होता है। और इन्हीं के आधार पर धर्म या समुदाय विशेष के लिए अलग अलग कानून भी हैं, जिसमें पर्सनल लॉ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर्सनल लॉ कहा जाता है। जैसे क्या होता है आप अभी समझ जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें मुस्लिमों में शादी और संपत्ति का दोस्त जो बंटवारा होता है,
वह मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है। वहीं हिंदुओं में जो शादी और हिंदुओं में जो शादी होती है ना, वह हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होती है। इसी तरह ईसाई और सिखों के लिए भी पर्सनल लॉ बोर्ड बना हुआ है, जिसके आधार पर फैसले किए जाते हैं सिविल कोड के अंतर्गत। इधर अब आप बात कीजिएगा कि इधर सिविल कोड के जरिए पर्सनल लॉ को खत्म करने के सभी के लिए एक जैसा कानून बनाया जा रहा है। इसमें यह कहा जा रहा है कि सिविल कोड के अब जितने भी मामले होंगे उनको हटाकर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। जितने भी निजी मामले अब होंगे जो पर्सनल लॉ बोर्ड के आधार पर सॉल्व किए जाते थे, उनको हटाकर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है, जिसके आधार पर सभी व्यक्तियों को एक समान तरीके की कानून व्यवस्था में लाया जा रहा है। यही लिखा हुआ है। देखिए इधर यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है। यानी अब भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून होगा, चाहे वह किसी भी धर्म का हो या जाति का क्यों ना हो। जैसे कि आपको पता है कि हम बात करते हैं कि जैसे मुस्लिम समुदाय में 4 शादियां हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, व्हाटएवर जो भी हो। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत क्या हो सकता है कि भैया जब तक पहली पत्नी से तलाक ना हो जाए दूसरी शादी नहीं की जा सकती। ये जो डिसीजन लिया जाएगा ये हिंदू मैरिज एक्ट के आधार पर लिया जाएगा। और अगर मुस्लिम में कोई फैसला देना है सिविल कोड के अंतर्गत सिविल मामले में, तो मुस्लिम जो लॉ बोर्ड होगा ना, उसके आधार पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर डिसीजन लेगा कोर्ट। तो ये सारे पर्सनल जो लॉ बोर्ड है ना, इनको खत्म किया जा रहा है और इनके स्थान पर एक सिविल कोड लागू किया जा रहा है, जहां पर जितने भी फैसले लिए जाएंगे वह सबके लिए एक समान रूप से लागू होंगे। उन्हीं के आधार पर यहां पर क्या किया जाएगा, डिसीजन दिया जाएगा। अगर सिविल कोड लागू होता है, तो अभी तो हुआ नहीं है लेकिन होता है, तो ऐसी कौन कौन सी खास बातें हैं जिसमें जो है जिनको इंक्लूड किया जा सकता है सिविल कोड के अंतर्गत। अब देखिए जैसे शादी की उम्र को लेकर नए नियम बनाए जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो सभी के लिए एक समान तरीके से जो है एज फिक्स की जाएगी। फिर उसमें तलाक के आधार से जुड़े नियम, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तलाक के आधार के जो नियम हैं हो सकता है उनको एक समान कर दिया जाए। आगे बात करते हैं, तलाक से जुड़ा जो प्रोसीजर है उसको एक बना दिया जाएगा। मेंटेनेंस तय करने के आधार, जैसे कि अब हम बात करते हैं जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत अगर कोई तलाक होता है तो उसमें किस तरीके की मेंटेनेंस के प्रावधान हैं उनको एक तरीके से कर दिया जाएगा। मेंटेनेंस देने का जो प्रोसीजर है उसको एक लिया जाएगा। गोद लेने का आधार क्या होगा, अगर हमें किसी भी पुत्र को या बच्चे को हमें अडॉप्ट करना है तो गोद लेने के नियम क्या होंगे। हो सकता है कि पर्सनल लॉ बोर्ड जो हैं उसमें अलग अलग कुछ प्रावधान दिए हों। चलिए, उत्तराधिकारी और विरासत के नियम में हो सकते हैं, इंक्लूड किया जा सकता है। पति पत्नियों की संख्या जो है आप लोगों की डिसाइड की जा सकती है और परिवार नियोजन से जुड़े नियम, इन 10 बातों को उसमें इंक्लूड किया जा सकता है। हालांकि अभी बना नहीं है तो ये कहना निश्चित नहीं है कि इनमें से किसी को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, परंतु जो पहले के कानून हैं उनके आधार पर यहाँ पर मैंने 10 चीज़ें आप लोगों को बताई हैं कि इनको इंक्लूड किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए, तो अब ये आप लोगों का सवाल होगा कि भैया इस कानून को लेकर इतना विरोध क्यों हो रहा है। ये आप लोगों का सवाल है कि भैया इतना विरोध क्यों हो रहा है। तो देखिए कि भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे ज़्यादा विरोध अल्पसंख्यक लोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि भैया संविधान के अनुच्छेद 25 में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति क्या है, किसी भी धर्म को मान सकता है। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वहां पर दिया गया है। इसलिए शादी ब्याह और जो परंपरा से जुड़े मामले हैं ना, सभी पर एक समान लागू नहीं करना चाहिए। और ऐसा करते हैं तो वह क्या कर रहे हैं, इस कानून को दूसरे लोगों पर थोप रहे हैं। ऐसा लोगों का सोचना है कि भैया एक तरीके का कानून बनाकर जो है वह सभी पर थोपा जा रहा है, जिससे कि उनके पर्सनल बोर्ड को खत्म किया जा रहा है, उनके जो रीति रिवाज हैं उनको खत्म किया जा रहा है, उन पर थोपा जा रहा है। ऐसा लोगों का कहना है यहाँ पर। देखिए आगे हम बात करते हैं कि भैया ऐसा लोगों का कहना है कि ये उनकी आस्था का प्रतीक है, और इसीलिए धार्मिक जो है स्वतंत्रता के अधिकार का जो आर्टिकल 25 में दिया हुआ है उसका हनन वहाँ पर किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं कि भैया देश के संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहा गया है। तो यह आपको याद रखना चाहिए कि भैया आर्टिकल 44 हमारा क्या कहता है। आर्टिकल 44 हमारा ये कहता है कि भैया आर्टिकल 44 भाग 4 में सिविल कोड की चर्चा यहाँ पर की गई है और राज्य के नीति निदेशक तत्व से यह संबंधित है। और इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य जो है देश भर में नागरिकों
नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करेगी, मतलब कि एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास उसको करना चाहिए। आर्टिकल 44 हमारा ये कहता है, और हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व ये कहते हैं कि सरकारों के लिए जो आर्टिकल 44 है वह एक गाइड की तरह काम करता है, एक गाइड की तरह काम करता है। और वह कहता है कि इनमें वे सिद्धांत या उद्देश्य बताए गए हैं यहाँ पर, जिन्हें हासिल करने के लिए सरकारों को काम करना चाहिए। अब एक बात यह है कि भैया पूरे देश में इकट्ठा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो रहा है तो आर्टिकल 44 उन्हें यह इजाज़त देता है कि वह राज्य के अंतर्गत क्या कर सकता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्य अपने स्तर पर लागू कर सकते हैं। ये आर्टिकल 44 हमारा कहता है दोस्त। अब आगे याद रखना, अभी एक ऐसा राज्य है, जैसे कि हम बात करते हैं कि कई राज्यों में इसको लागू करने के लिए वह आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने एक कमेटी बनाई है, कहा जा रहा है कि उस कमेटी के आधार पर हम ये तय करेंगे कि हमें लागू करना है नहीं करना है। उसके बाद ये हम बात करते हैं जैसे गोवा की। गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से लागू है। आप लोग याद रखिएगा दोस्त, अभी देश में केवल गोवा ही एक ऐसा राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है। ये पुर्तगाली सिविल कोड 1867 के नाम से जाना जाता है। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, ये पुर्तगाली सिविल कोड 1867 के नाम से जाना जाता है और 1961 में गोवा का भारत में विलय हुआ था। इसके पहले से दोस्त, इसके बाद भी ये सिविल कोड यहाँ पर लागू है। 1961 में विलय होने के बाद भी ये सिविल कोड वहाँ पर लागू है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दूसरे देशों की बात करते हैं भैया। अगर दूसरे देशों की बात करें तो ज़्यादातर मुस्लिम देश जो है शरिया लॉ कानून को फॉलो करते हैं। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इराक हो, यमन हो, सऊदी अरब जैसे देशों में सबके लिए एक ही कानून है, वह शरिया लॉ को फॉलो करते हैं। इजिप्ट है, सिंगापुर है, मलेशिया है, श्रीलंका जैसे देशों में क्या है, आप लोगों को पर्सनल लॉ के रूप में लागू हुआ है। यहाँ पर इजराइल में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग फैमिली लॉ है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब देखो, अब क्या है, अगर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर बीजेपी सरकार या एनडीए सरकार लागू करने का सोचती है तो क्या वह लागू कर पाएगी, ये याद रखिएगा। क्योंकि भैया अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अगर वोटिंग होती है तो समीकरण क्या है, आप लोगों को पता होगा कि लोकसभा में जो टोटल आप लोगों की सीटों की संख्या है वो कितनी है, आपकी 543 है, 543 है भाई। लेकिन लोकसभा में अगर हम बात करें तो बहुमत आप लोगों का कितना होना चाहिए, 362 बहुमत होना चाहिए। लेकिन अगर हम जब बीजेपी की बात करते हैं, तो उनके टोटल मेंबर हैं उनके पास में 303। लेकिन बीजेपी समर्थन एनडीए जो है आप लोगों का, एनडीए के आधार पर जो बीजेपी के पास में टोटल मेंबर है वो आप लोगों के 330 है। और 362 जो वोट आप लोगों के 362 जो है मेजोरिटी वोट है। लेकिन राज्यसभा में 250 हैं, टोटल 250 सीटें हैं और मेजोरिटी कितनी होनी चाहिए, 167 होना चाहिए, 167 मेजोरिटी होनी चाहिए। लेकिन यहां पर बीजेपी के पास में जो उनका समर्थक मेंबर है भाई वो 92 है, 92 सांसद। और एनडीए समर्थक जो उन लोगों का ग्रुप है, तो टोटल जो मेंबर हो गए हैं आप लोगों के 110। लेकिन यहां पर 167 मेंबरों की जरूरत है। ऐसे में क्या यहां पर सिविल कोड लागू हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, या हो पाएगा, ये भविष्य की बात है कि भाई होता है या नहीं होता है। लेकिन जब 2024 में जब चुनाव होंगे दोस्त, 2024 में जब चुनाव होंगे, अगर बीजेपी पार्टी पुनः सत्ता में आती है तो ये मान के चलिएगा आप कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वह हर हाल में लागू कर देगा। जैसे धारा 370 हटाई थी वैसे ही सिविल कोड ये लागू कर देंगे। मुझे पता है कि आप लोगों को ये चीज़ बेहतर तरीके से 10 मिनट में समझ में आ गई होगी। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट मुद्दे पर, किसी नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।